हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि आज हम एसएससी सीजीएल 2024 कोर्ट केस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि आज 20th में है, तो आज कैट में हियरिंग होने वाली थी सीजीएल 2024 कोर्ट केस के रिगार्डिंग। तो जैसा कि देखने को मिला कि आज काफ़ी लंबी हियरिंग चली है, तो आज सारे पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि जज ने क्या क्या चीज़ें कही, किस किस टॉपिक पर डिस्कशन हुए और आगे की पॉसिबिलिटीज़, क्या रिजल्ट में भी कोई चेंजेस होने के चांसेस है और अब हमें आगे क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक उठा देंगे कि डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद जब एप्लीकेंट्स के एडवोकेट ने अपनी बात रखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहला टॉपिक यही उठाया कि जो टायर 2 एग्जामिनेशन में दोनों शिफ्ट मिला के 22 टू 23 क्वेश्चंस जो चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा नॉर्मलाइजेशन या फिर सिलेक्शन पे। जैसा कि देखने को मिला कि 340 वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ और 300 नंबर पाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुआ, तो जज को भी काफ़ी शॉकिंग लगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इतनी सारी गलतियाँ कैसे हो गई। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस को उन्होंने उठाया और एक एक क्वेश्चन के बारे में जज को एक्सप्लेन किया और जज ने सारी चीज़ों को सुना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बात करेंगे कि आज के डिस्कशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो सेंसस के रिगार्डिंग था। जो आपको पता है कि सेंसस का एक क्वेश्चन था जिसमें हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पूछा हुआ था। एप्लीकेंट्स एडवोकेट ने ये चीज़ जज के सामने रखी कि इसमें इस क्वेश्चन में सेंसस की डाटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू किया है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो उसमें 16.8 उसका आंसर है और एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की में भी 16.8 मार्क किया था, जो कि फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को बोनस टू ऑल दे दिया गया। जबकि एप्लीकेंट्स के एडवोकेट का ये मानना था कि इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। फिर एसएससी ने इस क्वेश्चन पे बोनस टू ऑल क्यों दिया, क्योंकि जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसको भी क्वेश्चंस के मार्क मिल गए और जिसके रॉन्ग आंसर रहे उसको +4 का फायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहला डिस्कशन हुआ। फिर चलिए अब काउंटर आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे कि बाद में क्या एसएससी एडवोकेट ने काउंटर आर्गुमेंट किया। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि वर्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग था, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इस बार के मेंस का। तो एप्लीकेंट्स एडवोकेट ने यही बात रखी कि एज पर द टेंटेटिव आंसर की, जो कि एसएससी ने इसको नन मार्क किया था और फाइनल आंसर की में इसका आंसर 1 मार्क किया, जो कि सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद इसका कोई भी वर्ड उनको फाइन नहीं हो रहा था। तो फिर किस बेस पे एसएससी ने इसको 1 मार्क किया, इसका प्रूफ वो मांग रहे थे, ठीक है। और जो हम लोग के मन में था कि CRIN एक फ्रेंच वर्ड है, उन्होंने भी यही बात कही कि एक वर्ड जो फॉर्म हो रहा है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो फ्रेंच का वर्ड है। तो एसएससी से अपील की गई कि इसका आंसर आप बताइए कि कहाँ से आपने डिक्शनरी में आपके ये वर्ड आ गया और आपने कैसे इसका आंसर 1 मार्क किया, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन पे सारा डिस्कशन हुआ। फिर आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन निकल के आया वो मैथमेटिक्स का था। तो जैसा कि आप सभी को पता था और आपने टेंटेटिव और फाइनल आंसर की में इसके आंसर्स भी देख लिए थे, जो कि चेंज नहीं हुए थे, जबकि बोनस टू ऑल दे दिया गया था। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये माना गया कि नेचुरल जो इसमें वर्ड होता है वो क्वेश्चन में वर्ड नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से हमने 0 को भी कंसिडर कर लिया एज अ इवन नंबर, ठीक है। तो जज ने भी ये चीज़ कही कि अगर 0 को कंसिडर किया जाए तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, जबकि एसएससी को इसी वजह से क्वेश्चन के आंसर को बोनस टू ऑल देना पड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो गांधी जी के ऊपर था, जिसमें 20 जन की शिफ्ट में पूछा गया था कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो उसका ईयर पूछा गया था, जिसका आंसर 1918 था शायद। तो उस क्वेश्चन को भी जज ने यही कहा कि ये तो डेफिनेट आंसर है, ये तो हिस्ट्री की बुक्स वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, तो इस पर क्यों दिया गया था। तो खैर अब इस क्वेश्चन के बारे में एसएससी क्लैरिफाई कर सकती है कि क्या कन्फ्यूज़न उसको रहा। तो अगली बात करेंगे कि अगला टॉपिक क्या था। जो अगला क्वेश्चन था वो मैथ्स का ही था, वो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर था। तो इस क्वेश्चन पे दोनों साइड पे जो आर्गुमेंट हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेंट्स के एडवोकेट ने इस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया कि ये क्वेश्चन जबकि सही था तो भी सबको बोनस टू ऑल दिया गया, जबकि सबको ये बात पता है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उसमें इस क्वेश्चन में जो अलजेब्रिक इक्वेशन था उसमें 144 के जगह 114 लिया हुआ था, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा भी शिफ्ट था हिंदी में, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, मैंने 2-3 मिनट खराब किए थे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो एसएससी की तरफ से जो आर्गुमेंट कर रहे थे उन्होंने ये चीज़ कही कि इस क्वेश्चन को बोनस टू ऑल इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग था, ठीक है। तो फिर जो एप्लीकेंट्स एडवोकेट ने उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि नहीं, एज पर द एसएससी जो इंग्लिश में अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन रॉन्ग है और इंग्लिश में सही है तो इंग्लिश को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिर जज ने भी इस क्वेश्चन पे यही कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, जब ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो इसके तो बोनस टू ऑल सबको मिलेंगे ही। तो इस बारे में भी आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबा हुआ और फाइनल कंक्लूजन तो नहीं निकला, बट ये क्वेश्चन
लगभग मेरे हिसाब से बोनस टू ऑल के लायक है और बोनस टू ऑल दिया गया है। हाँ, ये भी बात छिड़ी कि अगर ये हिंदी में गलत है तो केवल हिंदी स्टूडेंट्स को ही दिया जाए। तो इस बारे में भी कोई कंक्लूजन देखने को नहीं मिला। अब आगे फर्दर इस क्वेश्चन पे क्या होता है पता नहीं। तो अब इसके आगे जो पॉइंट छिड़ा वो था जो 18 जन के शिफ्ट में टाइपिंग एरर था, तो उसकी जो रीटाइपिंग हुई थी, जो उसमें फिर रीटाइपिंग में जो बच्चे एब्सेंट थे उसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन या फिर जो भी इफेक्ट पड़ा उसके बारे में एप्लीकेंट्स के एडवोकेट ने कहा कि 23,000 के अप्रॉक्स एब्सेंट हो गए जो कि री एग्जामिनेशन कराया गया 13 जनवरी को। तो उसका इम्पैक्ट हमें नॉर्मलाइजेशन पे देखने को मिला। तो जज ने ये चीज़ कही कि देखिए, हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा तो होगा ही, फर्दर एग्ज़ाम में कुछ 10,000 कभी एब्सेंट हो गए, कभी 5,000, कभी 2,000, तो उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। और एप्लीकेंट्स एडवोकेट ने ये चीज़ भी मेंशन की कि कुछ बच्चों के मार्क्स ठीक-ठाक थे लेकिन उन्होंने रीटाइपिंग नहीं दिया जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है। एज़ पर टेंटेटिव आंसर कि उसके उनके स्कोर भी बॉर्डर लाइन पे थे, तो वो सोचे कि ठीक है मेरा तो मैं तो आउट ही हूँ, क्या टाइपिंग देने जाऊँ। तो जज ने भी कहा कि ये तो फिर उनकी गलती है, इसमें कोई क्या करेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से अब कुछ फर्दर आगे होने वाला नहीं है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया लगभग। तो ये एप्लीकेंट्स के एडवोकेट की बात रही, ठीक है। फिर लगभग 1 घंटे तक केवल एप्लीकेंट्स के जो एडवोकेट थे उन्होंने ही डिस्कशन किया जज के सामने। फिर अब एसएससी की बारी आई। एसएससी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट में अब सारी चीज़ों को धीरे-धीरे क्लैरिफाई करना स्टार्ट किया। जबकि देखने को यही लग रहा था कि एसएससी एडवोकेट काफ़ी शांत बैठे, उनको कोई आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जवाब दे क्या नहीं, और एसएससी लगभग हार रही थी। तो फिर जब काउंटर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया तो एक-एक क्वेश्चन का जो डाउट था उसको एसएससी एडवोकेट ने अच्छे से क्लियर किया। जो सेंसस वाला क्वेश्चन था, सेंसस वाले क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट में यही कहा उन्होंने कि जो सेंसस डाटा है उसमें 16.8 तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं नहीं मेंशन था कि एज कंपेयर टू व्हाट, हम किससे कंपेयर करें। जो कि स्टार्टिंग में जो सेंसस हुए थे, सबसे पहला सेंसस हुआ था वहाँ से 2011 तक की जो 10 साल का था और क्या फिर 1 साल का था, किससे हम कंपेयर करके इसका आंसर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये सेंसस वाले क्वेश्चन पे और फिर इवन नंबर वाले पे भी मैं बता ही चुका हूँ आपको जो जो चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद एसएससी एडवोकेट ने काफ़ी सारे अदर केसेस के रेफरेंस लेने स्टार्ट किए, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग एक इंग्लिश फिल्म की तरह पता नहीं क्या खूब लंबा आधे घंटे तक लगातार उन्होंने पता नहीं कौन कौन से केसेस के पन्ने पढ़े या फिर जज को मेंशन कराया कि पैरा नंबर ये, पैरा नंबर वो। आप लोग भी केस वगैरह देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। जब मैं बता दूं आपको, वो अदर केसेस के रेफरेंसेस ले रहे थे कि इस केस में ये चीज़ें हुई थी, ये कोर्ट के जजमेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने जज को प्रोवाइड किए सारी शीट्स वगैरह जो भी वो देख रहे थे। तो फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब नेक्स्ट डेट दे दी गई। नेक्स्ट हियरिंग शायद 27 मई को होने वाली है। तो अब आगे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि दोनों साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। जो एप्लीकेंट्स के एडवोकेट थे उन्होंने भी अच्छे अपने पॉइंट्स रखे, लेकिन उन्होंने एक आध चीज़ें बहुत गलत ये चीज़ें कहीं कि जो एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब मिल गई, जो डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब नहीं मिली, ये सब चीज़ें पता नहीं क्या वो बताना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे। और ये चीज़ तो गलत है ना कि 22-23 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए। यार देखो, जो आप लोगों को भी पता है कि कितने सारे क्वेश्चंस उन एसएससी की गलती थी जो कि उन्होंने क्वेश्चन में गलत दिए थे, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ। इंग्लिश में गलती थी, मैथ्स में गलती थी, रीजनिंग में गलतियाँ थी। तो ये गलती स्टूडेंट्स की नहीं, जब बल्कि एसएससी की थी। फिर बाद में एसएससी ने जब अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और आप लोगों ने भी काफ़ी भर भर के रिप्रेजेंटेशन लगाए, जिसकी वजह से क्वेश्चंस हमें आंसर चेंज या फिर बोनस टू ऑल देखने को मिले। तो जिनको नहीं मिले या फिर जिनका फ़ायदा नहीं हुआ उनको प्रॉब्लम हो गया, और जिनको फ़ायदा हो गया वो अपने मौज में। तो यार, तो गलती किसकी है पहले आप ये बताओ। तो भाई अब वो लोग कहाँ गए पता नहीं, जो कह रहे थे कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा या फिर उनके रिजल्ट के साथ कुछ हम गलत नहीं होने देंगे। तो मैं आपको बताऊं, जज ने ये बात कही कि अब तो अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे हैं। तो फिर जो एप्लीकेंट्स के एडवोकेट ने ये बात कही कि वो तो सब्जेक्ट टू आउटकम पर डिपेंड करता है। मतलब कि वो चाहते हैं कि जो सेलेक्ट हो गया बच्चे उनके रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट पड़े, तभी ना उन्होंने इस बात को मेंशन करा। तो भाई ये देखो, यहाँ पे ये चीज़ है कि सारे बंदे आप सेल्फिश हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सभी आप चाहेंगे कि हमारे रिजल्ट के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, या फिर जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट फिर से रिवाइज किया जाए और हमारा सिलेक्शन हो। तो अभी तक फाइनल कंक्लूजन तो कुछ भी नहीं आया है, और अब आगे जो नेक्स्ट डेट दी गई है उस पर आपको ही देखने को मिलेगा कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। तो बस मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट करके सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है। सारी बातें नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो 1.5 घंटे से ज़्यादा की हियरिंग थी, तो जितना हो सके मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।